ओके, सो जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, सेकेंड यूनिट हमने स्टार्ट की थी और उसमें हमने प्लास्टिक मनी ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। प्लास्टिक मनी क्या होता है, क्या टाइप्स होते हैं, उसके एडवांटेजेस वगैरह हम पढ़ चुके हैं। आज हमें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र पढ़ना है और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैकेनिज्म क्या होता है या ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज्म क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो ये लास्ट क्लास का जो कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र हम ऑलरेडी मैंने कवर किया था, पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, नेटवर्क इशू हो रहा था, तो मैं इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले तो आपका जो पेमेंट मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, जब भी आप कोई सामान खरीदते हो, जब आप गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करते हो कहीं से भी, तो आपको क्या करना होता है, उसके बदले में उसको पेमेंट करना होता है। तो उस पेमेंट का प्रोसेस क्या होगा, कैसे कैसे आप पेमेंट करोगे, उसे हम बोलते हैं पेमेंट मैकेनिज्म। अगर हम बात करें ऑफलाइन ट्रेडिंग की, अगर हम बात करें ब्रिक एंड मोर्टार सिस्टम की, है ना, जिसमें आप फेस टू फेस जाते हो शॉप पर और सामान खरीदते हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, आपने कोई भी सामान लिया, आपने कोई भी सर्विसेज अवेल की, उसके बदले में आपको बिल बना के दिया जाता है। उस बिल पर जितना भी अमाउंट होता है आप उसको इन कैश पे कर सकते हो, है ना, इन कैश पे कर सकते हो। और आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट भी चल रहा है, ठीक है। और दूसरा रहता है कि अगर आप कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करना चाहो, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहो, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, कैसे कैसे क्या मैकेनिज्म हो सकता है, ये हमें देखना है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र की, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा पूरा का पूरा मैकेनिज्म कैसा है, ऑनलाइन मोड पे चलने वाला है ना। हम इंटरनेट की हेल्प से, इंटरनेट के थ्रू हम इस मैकेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं और पेमेंट को कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र मीन्स ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर इन द सेम और डिफरेंट बैंक ब्रांचेस इंटर बैंक। देखिए, इसमें एक जगह लिखा है इंट्रा बैंक, एक जगह लिखा है इंटर बैंक। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब हम बात करते हैं इंट्रा बैंक की, है ना, जो फर्स्ट लिखा है फर्स्ट ब्रैकेट में इंट्रा बैंक, इंट्रा बैंक का मतलब हुआ आपका बैंक सेम है, राइट, आपका बैंक क्या है, आपका बैंक सेम है, ब्रांच सेम है, और उसी में आप दो अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर रहे हो। एक अकाउंट से आपने दूसरे अकाउंट में कुछ अमाउंट को ट्रांसफ़र किया, है ना। कई बार होता है फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट एक ही बैंक में होते हैं, एक ही ब्रांच में होते हैं, तो आपने अपने ही किसी फैमिली मेम्बर को, या फैमिली मेम्बर ना हो के कोई और भी पर्सन हो सकता है, क्योंकि बैंक में तो काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट्स होते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो जब आप ट्रांसफ़र करते हो एक ही बैंक के अंदर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तब हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे इंट्रा बैंक। और जब आपका बैंक चेंज हो जाएगा, है ना, बैंक चेंज हो जाएगा या बैंक की ब्रांच चेंज हो जाएगी, तब आप उसे क्या कहोगे, इंटर बैंक। तो इस तरह का ट्रांजैक्शन जब आप करते हो, और कैसे करते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से करते हो, है ना, इंटरनेट की हेल्प से करते हो, तो आप उसे क्या कहते हो, आप उसे कहते हो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और यहाँ पे क्या है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इंट्रा बैंक और आपने दूसरा क्या बताया, इंटर बैंक। इंट्रा बैंक का मतलब हुआ कि आपका एक बैंक में ही दोनों अकाउंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में मेरा अकाउंट है और मेरी मदर का अकाउंट है। तो अगर मैंने अपनी मदर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इंट्रा बैंक, मतलब दोनों अकाउंट्स एक ही बैंक में है ना। और अगर मेरा अकाउंट आईओबी में है और मेरी मदर का अकाउंट एसबीआई में है, और फिर मैंने अकाउंट ट्रांसफ़र किया ऑनलाइन मोड से, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इंट्रा बैंक, सॉरी इंटर बैंक। जब एक बैंक में होगा तो वो इंट्रा बैंक कहलाएगा, जब दो अलग अलग बैंक्स में होगा तो वो इंटर बैंक कहलाएगा। क्लियर। तो हम आगे आगे बढ़ते हैं। ईएफटी हैज़ बीन इन यूज सिंस 1960s when banks first started using proprietary EDI network to share banking information। और ये जो ईएफटी की स्टार्टिंग हुई थी, ईएफटी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये कब हुई थी, 1960s में हुई थी। इंडिया में ऑल्दो बहुत लेट में आया है इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में स्टार्ट हो गया था यूज़ होना। दिस वॉज लेटर कन्वर्टेड इंटू ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है बाद में, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस में कन्वर्ट कर दिया है। आपको याद होगा जब फॉरेन एक्सचेंज आपने पढ़ा था, तब आपने उसमें चिप्स चैप्स ये सब पढ़ा था, और उसमें मैंने क्लियरिंग हाउस का कॉन्सेप्ट बताया था। क्लियरिंग हाउस एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर बहुत सारे बैंक्स इन्वॉल्व हैं सपोज, तो वो आपस में मिलके उन चेक्स को आपस में क्या करते हैं, सेट ऑफ कर देते हैं, है ना।
आपस में ही उन चेक्स को क्या करते हैं, उन चेक्स के अमाउंट को सेट ऑफ कर देते हैं। मतलब उसका लेन देन नहीं होता है, सिर्फ उसका रिकॉर्ड में डेबिट क्रेडिट करके उसको सेट ऑफ कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे हमें कम करेंसी को यूज़ करना पड़ता है ना। सपोज पीएनबी को एसबीआई को 10 लाख रुपए देने हैं और एसबीआई से 20 लाख रुपए लेने हैं, तो एक ऑप्शन तो ये है कि 10 लाख और 20 लाख टोटल 30 लाख का ट्रांजेक्शन किया जाए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि 20 लाख में से 10 लाख घटाकर जो 10 लाख का अमाउंट बचेगा हम सिर्फ उसका ट्रांजेक्शन कर लें, हम देख लें कि वो 10 लाख किसे देने हैं और उसका ट्रांजेक्शन हम फाइनलाइज कर लें। तो ये दो ऑप्शन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्लियरिंग हाउस में इस तरह से ट्रांजेक्शन्स को आपस में सेटल डाउन कर देते हैं, है ना। तो बाद में ये जो क्लियरिंग हाउस का कॉन्सेप्ट था ये किस में कन्वर्ट कर दिया गया, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी हम आगे देखेंगे ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस क्या होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की, तो इसका देखिए मैकेनिज्म क्या है, मतलब आप इसको कैसे यूज़ करते हो। इसमें इन्होंने चेक का उदाहरण लिया है, चेक का एग्जाम्पल लिया है। जो अगर हम चेक की बात करें, है ना, आपको याद होगा चेक की केस में 3 पार्टीज होती थी, है ना। एक ड्रॉर होता था जो चेक को बनाता था या चेक पर साइन करता था, है ना। जो चेक लिखता है या आप कह सकते हो जिसका अकाउंट होता है बैंक में, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ड्रॉर, ठीक है। और जिसको पेमेंट मिलने वाला है वो कहलाता है पेई। पेई से कंफ्यूज मत होइएगा, पेई सुनकर लगता है पेमेंट करने वाला व्यक्ति ना, लेकिन पेई का मतलब होता है पेमेंट रिसीव करने वाला व्यक्ति, ठीक है। एक हो गया आपका ड्रॉर, दूसरा हो गया आपका पेई, और तीसरा आपका बैंक होता है जो इंटरमीडिएट का काम करता है, राइट। दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का, क्योंकि बैंक के थ्रू ही तो आप चेक का पेमेंट करोगे, एक दूसरे से डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया है, ये देखिए नीचे डायग्राम दिखाती हूँ मैं, ये देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा है ड्रॉर, है ना, ड्रॉर ड्रॉर्स बैंक, और लेफ्ट साइड आपको दिख रहा होगा पेई पेईज बैंक। अब जब ड्रॉर चेक बनाएगा तो ड्रॉर चेक बना के किसे देगा, पेई को देगा, ठीक है। ड्रॉर ने चेक बनाया, चेक बना के किसको दिया, पेई को दिया। अब पेई उस चेक को क्या करेगा, 6 महीने के अंदर वो चेक अपने बैंक को देगा, इसीलिए सेकंड नंबर पे नीचे देखिए लिखा है पेईज बैंक, है ना। सपोज पेई का जो बैंक अकाउंट है वो एसबीआई में है, तो वो क्या करेगा, उस चेक को जो उसे ड्रॉर से मिला था उसे एसबीआई में जाके सबमिट कर देगा, ठीक। अब पेई का जो बैंक है वो ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस में ड्रॉर के बैंक को, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस क्या है, पहले जो क्लियरिंग हाउस होता था उसमें बैंक आपस में फेस टू फेस मिलते थे, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो फेस टू फेस मिलते थे और सेटल करते थे ट्रांजैक्शन को। पर आज के समय में जब सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, जब सारा काम इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो रहा है, तब अब रिप्रेजेंटेटिव मिलते नहीं हैं। अब क्या करते हैं, अब हम चेक की फ़ोटो क्लिक करके, उसको स्कैन करके, कह सकते हो फ़ोटो क्लिक करके नहीं, उसको स्कैन करके, और उसकी जो स्कैन्ड कॉपी होती है हम उसको क्या करते हैं, मेल कर देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड से हम क्या करते हैं, उस चेक को ड्रॉर के बैंक में भेज देते हैं। पेई के बैंक को चेक मिला, पेई के बैंक ने क्या किया, उसको स्कैन किया और उस स्कैन्ड कॉपी को ईमेल के थ्रू क्या करा, ड्रॉर के बैंक में भेज दिया, ठीक है। ड्रॉर ने क्या किया, ड्रॉर ने उसको वेरीफाई किया, उसने चेक किया कि जिसने चेक बना के दिया है क्या उसके अकाउंट में इतना अमाउंट है या नहीं है ना। ये सारे वेरिफिकेशंस किए, या उसने जो चेक बना के दिया है वो कहीं फेक तो नहीं है, किसी तरह का उसमें फॉर्जरी तो नहीं की गई है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद वो क्या करता है, ड्रॉर का जो बैंक होता है वो सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के ही थ्रू जो पेई का बैंक है उसे उस चेक की कंफर्मेशन दे देता है, मतलब कह देता है कि ठीक है आप पेमेंट कर दो। और उसके रिजल्ट में क्या होता है, जो आपका ड्रॉर है उसके अकाउंट से पैसा कट जाता है और जो पेई है उसके अकाउंट में पैसा चला जाता है, ठीक है। ड्रॉर के अकाउंट में पैसा क्या हो जाएगा, जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, निकलता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना। तो जो ड्रॉर का अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और जो पेई का अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, उतने ही अमाउंट से डेबिट हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था, ये ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस समझ में आ गया होगा आपको। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस कुछ नहीं होता है, बस ये एक तरह का एक मैकेनिज्म है जिसमें आपके बैंक्स, जो आपका एक रिसीव करने वाला बैंक है और एक पेमेंट करने वाला बैंक है, वो आपस में क्या करते हैं, चीज़ों को वेरीफाई करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, है ना। और कैसे करते हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड से करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव फेस टू फेस नहीं मिलते हैं। कैसे करते हैं, ईमेल के थ्रू भेजते हैं स्कैन्ड कॉपी, और वो लोग क्या करते हैं, ईमेल के थ्रू ही उसका कंफर्मेशन दे देते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है। अब इसमें मैंने 2 कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, एक बताया था
डेबिट वाला और एक बताया था क्रेडिट वाला। देखिए यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट है। Over the period of time, Reserve Bank of India has taken various initiatives to introduce technology to facilitate electronic fund transfer at both corporate and retail banking level. For example, electronic settlements in the form of electronic fund transfer services, electronic clearing services, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ECS कहते हैं, है ना। तो ECS डेबिट होता है और ECS क्रेडिट होता है। ECS को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है ECS डेबिट और एक होता है ECS क्रेडिट। अब देखते हैं ECS डेबिट और ECS क्रेडिट क्या है, फिर मैं इसका मीनिंग क्लियर करती हूँ। पहले यहाँ पे ECS का फुल नेम क्या होगा? मैम मैं दिखा देती हूँ आपको। इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट, एक सेकेंड मैम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, ये मैम लिखा है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ओके, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज क्रेडिट स्कीम एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज डेबिट स्कीम आर टू activity lines which have become important vehicles for furthering improvements in customer service. In ECS credit, a series of electronic payment instructions are generated to replace the paper instrument. The system works on the basis of single debit transaction triggering a large number of credit series. अब नीचे आइए, इसमें देखिए, यहाँ से देखिए, ECS debit is meant for payment of charges of utility services such as electricity, telephone companies, payment of insurance premium की स्पेलिंग गलत है, सही कर लीजिएगा, premium and loan installments etc. by customers. ECS credit has become the popular, is being availed of by most corporate entities and official bodies. देखिए यहाँ पे क्या मतलब है, पहले के टाइम में जब आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र नहीं हुआ करता था, ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं होता था, तब आप अज्यूम कीजिए कि आप किसी इंटरप्राइज के मालिक हैं, ओनर हैं, ठीक है, आप कोई कंपनी चलाते हैं। अब उस कंपनी में आपके 50,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो ये प्रॉब्लम खड़ी होने लगी कि अब 50,000 एम्प्लॉयज़ हैं और आपको उनको सैलरी देनी है ना। 50,000 एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं और आपको उनको सैलरी देनी है, तब आप उनको कैसे सैलरी दोगे? क्या आप उनको कैश में पेमेंट करोगे, है ना। 50,000 लोगों को कैश में पेमेंट करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ना। और दूसरा ऑप्शन है कि आप उनको चेक काट के दोगे, तो उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि सब पे ओनर का सिग्नेचर, जो बैंक होल्डर है उसका सिग्नेचर होना, अकाउंट होल्डर है बैंक में, उसका सिग्नेचर होना मस्ट है। तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक पार्ट हो जाता है, क्योंकि 50,000 चेक्स को बैठ के साइन करना, और सैलरी तो हर मंथ जाएगी, तो हर मंथ इतने सारे चेक्स को बैठ के फिलअप करना एंड साइन करना काफ़ी ज़्यादा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जो ये बिजनेस पर्सन्स थे, कॉर्पोरेट्स थे, इन्होंने क्या कहा बैंक में जाके कि आप कोई ऐसी स्कीम स्टार्ट कीजिए जिससे हम इजीली आपके जो जितने भी ये सैलरीज वगैरह हैं उनका पेमेंट कर सकें। तो इसी के लिए ये दो स्कीम चली, एक है ECS डेबिट और एक है ECS क्रेडिट। ECS क्रेडिट का मतलब होता है जब आपको कई लोगों को पेमेंट करना है ना। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वन टू मैनी। सपोज रिलायंस एक कंपनी है और उसके 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, उसे डिविडेंड देना है ना। शेयर्स पे आप डिविडेंड देते हो। तो एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, रिलायंस। तो कंपनी तो एक है और उसके शेयर होल्डर लाखों करोड़ों में है और उसे सबको डिविडेंड देना है। तो जो ECS क्रेडिट होता है, ये किस तरह की स्कीम है, ये होती है वन टू मैनी। जब एक जगह से कई लोगों को पेमेंट जानी होती है, देखिए एरो बाहर की तरफ है ना। कंपनी एक है आपकी और आपको पेमेंट बहुत सारे करने हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो बहुत सारे हैं, और उस कंडीशन में जब आपको पेमेंट करना है तब आप किस स्कीम को यूज़ करते हो, तब आप यूज़ करते थे ECS क्रेडिट को। इसके ऑपोजिट अगर कस्टमर्स बहुत सारे हैं और उन्हें एक कंपनी को पेमेंट करना है, ऐसा किस कंडीशन में होगा, ऐसा होगा जैसे कि आपको पेमेंट सपोज करना है, मान लीजिए इनकम टैक्स का, या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो तो सिंगल कंपनी है ना,
और बहुत ढेर सारे कस्टमर्स हैं, हज़ारों लाखों लोग उसकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं और उसका पेमेंट करना पड़ेगा उन्हें। तो ये मैनी टू वन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ECS डेबिट आपका मैनी टू वन का कॉन्सेप्ट है और ECS क्रेडिट आपका वन टू मैनी का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? ECS क्रेडिट क्या है? वन टू मैनी। और इस चीज़ को याद रखने का एक तरीका ये है कि जैसे कंपनी के अकाउंट से जब पैसा जाता है, जब कहीं से भी पैसा जब जाता है, आपने जनरल एंट्रीज में रूल्स पढ़े होंगे, तब आपने पढ़ा होगा कि जो जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं, जो आता है उसे हम डेबिट करते हैं, है ना। क्रेडिट व्हाट गोज एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रूल होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कंपनी क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है ना, चाहे वो डिविडेंड का पेमेंट करे, चाहे वो सैलरीज का पेमेंट करे, चाहे वो बोनस दे, किसी भी तरह से पेमेंट कर रही है। तो कंपनी के पास से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट वर्ड है ना, ECS क्रेडिट। ये मैं टेक्निक बता रही हूँ याद करने की, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। एक कंपनी से जब पैसा जा रहा है कई लोगों की तरफ, तो तब आप उसे क्या कहोगे, ECS क्रेडिट। और जब पेमेंट आ रही है एक अकाउंट में, तब आप क्या कहोगे, उसे ECS डेबिट, ठीक है। अब क्या हुआ, ये स्कीम कौन चलाता था, ये जो दोनों मैकेनिज्म थे, ये कौन रन करता था, आपका RBI करता था। और RBI कौन है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा कौन सा बैंक है, सेंट्रल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता था, इन दोनों स्कीम्स को चलाता था, ECS डेबिट और ECS क्रेडिट। पर उसके बाद हमने देखा कि हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, बहुत ज़्यादा वर्कलोड उन पर बढ़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस स्कीम को उठा के NPCI को दे दिया। किसको दे दिया, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। NPCI को दे दिया। NPCI को रिजर्व बैंक ने अपने जितने भी रिटेल ट्रांजेक्शन्स वाला जो जितना भी काम है, वो सारा का सारा NPCI को दे दिया है, ठीक है। तो ECS डेबिट और ECS क्रेडिट इन्होंने NPCI को दे दिया। और NPCI ने क्या किया, इसको अलग अलग सिस्टम ना रख के इसको आपस में मर्ज कर दिया, इसको एक सिस्टम बना दिया और इस सिस्टम का नाम रखा NACH, NACH। और NACH का फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है। इन दोनों को क्या कर दिया गया है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ECS डेबिट और ECS क्रेडिट, ये स्कीम किसने चलाई थी, ये चलाई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिर लेटर ऑन इसे क्या कर दिया, हैंड ओवर कर दिया NPCI को। NPCI क्या है आपका, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया या सम अप कर दिया, ठीक है। और इन दोनों सिस्टम्स को सम अप करके उसने एक नया सिस्टम बनाया जिसका नाम क्या रखा, NACH, NACH। और NACH का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। और आप अब जितना भी ट्रांजेक्शन होता है, जो प्रोसेस है वो यही है ना, जो आपने अभी प्रोसेस पढ़ा, वन टू मैनी, मैनी टू वन, प्रोसेस यही है, सिर्फ नाम बदल गया है। क्या हो गया है, NACH हो गया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र में ये ECS डेबिट, ये ECS क्रेडिट, ये तो बहुत बेसिक था, बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी कुछ सिस्टम्स हैं, आपका RTGS है, IMPS है, NEFT है ना, नेट बैंकिंग जिसे आप कहते हो, उसमें ये सारे सिस्टम्स आते हैं। उसे हम अगले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रही हूँ। वो उनके फुल फॉर्म्स क्या हैं, कब स्टार्ट हुए, ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रही। अब हम आते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या, इसी की कंटिन्यूएशन में है, समझ लीजिए। ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज्म। ऑनलाइन पेमेंट आप करते हो, ये तो आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जहाँ पे अकाउंट से अकाउंट में पेमेंट कर रहे थे, ठीक है। एक अकाउंट से पैसा जा रहा था, दूसरे अकाउंट में पैसा आ रहा था। अब हमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैकेनिज्म या ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या आता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैकेनिज्म का मतलब है आप सिर्फ अकाउंट की बात नहीं कर रहे हो, और भी इसमें कई सारे तरीके आ जाएंगे जिससे आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक। तो उसे हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिक मनी सच एज क्रेडिट कार्ड हैज़ ऑलरेडी मेड अ प्रेजेंस इन इंडिया एंड इज फादर बिकमिंग online shoppers choice. Credit cards have registered a slow but steady growth in India. All the major banks, both public and private sector bank, use major
यूज द मेजर इंटरनेशनल ब्रांच नेम्स लाइक वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। वीज़ा एंड मास्टर कार्ड आपने देखा होगा, अगर आप एटीएम कार्ड्स यूज़ करते होगे तो आपने देखा होगा उस पर या तो वीज़ा कार्ड लिखा रहता है या मास्टर कार्ड लिखा रहता है ना। और अगर आपके पास इंडिया का कार्ड है तो उस पर रुपए कार्ड लिखा होगा। रुपए कार्ड जो है वो क्या है, वो इंडिया का है ना, इंडिया में बना हुआ हमारा इंडिजिनस स्मार्ट कार्ड, या आप कह सकते हो आपका प्लास्टिक मनी है। और ये जो आपके वीज़ा और मास्टर कार्ड है ये आपके इंडिजिनस नहीं है, ये आपकी इंडिया की कंपनी नहीं है वीज़ा और मास्टर, ठीक है, ये अमेरिका के हैं। और रुपए जो आपका है ये आपका इंडिजिनस है। अभी जो मैंने बताया था एनपीसीआई ने ही इसको स्टार्ट किया है। जो रुपए स्मार्ट कार्ड, रुपए प्लास्टिक कार्ड है या रुपए डेबिट कार्ड है आपका, वो किसने स्टार्ट किया है, एनपीसीआई ने स्टार्ट किया है, इंट्रोड्यूस किया है कह सकते हो, ठीक है। द मोस्ट रिसेंट ट्रेंड इज टू इशू मल्टीपर्पज कार्ड्स विच फंक्शन एज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑटोमेटेड टेलर मशीन कार्ड, है ना। एटीएम का फुल फॉर्म है, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स कार्ड। दिस इज एसेंशियली टू इनेबल द होल्डर टू एक्सरसाइज द चॉइस ऑफ पेमेंट ऑप्शन, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आपका क्रेडिट कार्ड चलता है इंडिया में पर इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, डेबिट कार्ड वगैरह हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ऑनलाइन पेमेंट जो आप करते हो, जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदा, ठीक है, और आपने क्या करा, ऑनलाइन पेमेंट करा, तो वो ऑनलाइन पेमेंट कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो हमें देखना है कि कैसे कैसे उस पेमेंट को प्रोसेस किया जाता है। आप तो क्लिक कर देते हो और पेमेंट हो जाता है, पर एक्चुअल में उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, कैसे पेमेंट होता है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, ऑनलाइन बिजनेस रिक्वायर्स अ वेबसाइट। आप जब भी कोई सामान खरीदते हो ऑनलाइन जाके, तब आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि जैसे आप ऑफलाइन जब सामान खरीदते हो तो आप किसी एक शॉप में जाते हो, आपको एक आउटलेट की ज़रूरत पड़ती है, एक फिजिकल आउटलेट, शॉप होगा, मॉल होगा, कुछ ना कुछ होता है जहाँ पर आप जाके सामान खरीदते हो। तो वैसे ही अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है कुछ सामान, कोई सर्विस लेनी है, कोई गुड्स लेना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई वेबसाइट के थ्रू जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले हमें वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है, और जिसे हम कॉमर्शियल टर्म में कहते हैं सब मर्चेंट। क्या कहते हैं, सब मर्चेंट, ठीक है। विच एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ ई शॉप, जो आपके ई शॉप की तरह काम करती है। जैसे कि आप ऑफलाइन जाते हो तो फिजिकल शॉप्स होती हैं, वैसे ही जो वेबसाइट है वो आपके लिए ई शॉप है ना, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स ही तो एक तरह से। वहाँ पे बहुत सारा सामान होता है, आप उसमें से सामान पसंद करते हो और ख़रीद लेते हो, तो वो आपके लिए क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप की तरह आपके लिए काम कर रही है, ठीक। इट गिव्स द डिटेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आप देखते हो वहाँ पे कैटलॉग्स रहते हैं ना, वो कैटेगरीज में डिफाइन करके रखते हैं कि हमारे यहाँ ये सामान है, इस क्वालिटी का है, इस ब्रांड का है, इस क्वांटिटी का है, सब कुछ सारा का सारा डिटेल आपको मिलता है। क्योंकि ऑफलाइन जब आप ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे तो आपका जो शॉपकीपर होता है वो बताने के लिए होता है, पर ऑनलाइन में तो कोई बताने वाला नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, पूरे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बहुत ही इफेक्टिवली उसका डिटेलिंग करके रखते हैं ना, तो सारा का सारा डिटेल आपको वहाँ से मिल जाता है, ठीक। कस्टमर कैन बाय एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स लिस्टेड ऑन सच अ वेबसाइट। जितना भी सामान, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उन लोगों ने वहाँ पे एनलिस्ट की हुई है ना, अपने कैटलॉग्स में मेंशन की हुई हैं, उसमें से आप कोई भी सामान क्या कर सकते हो, इजीली चूज कर सकते हो, है ना, बाय मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट द सेम। और उसके बदले में आपको पेमेंट करना होता है। आप जो भी सामान लोगे, जो भी आप सर्विस अवेल करना चाहोगे, उसके बदले में आपको पेमेंट करना होगा। और पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप तो या तो आप कैश में पेमेंट कर दो, है ना, कैश ऑन डिलीवरी, COD का ऑप्शन होता है। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर दो या ऑनलाइन पेमेंट कर दो। और उस ऑनलाइन पेमेंट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक चेक का यूज़ कर सकते हो। दूसरा, आप इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स का यूज़ कर सकते हो। तीसरा, आप UPI का यूज़ कर सकते हो। चौथा, आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो, है ना। और लास्ट में आप नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो। और आजकल तो इवन बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आ गई हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, तो आप इन एप्लीकेशंस का यूज़ भी कर सकते हो। तो ये आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला होता है कैश पेमेंट और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। वो आप डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जाते हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में जाओगे तब आपको और बहुत सारे, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है।
द सब मर्चेंट्स आर लिंक्ड टू अ पेमेंट गेटवे। ये पेमेंट गेटवे बहुत ध्यान से समझिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है, आपका जो शॉर्ट आते हैं उसमें पेमेंट गेटवे अक्सर पूछा जाता है। अ सब मर्चेंट्स आर linked to a payment gateway facility provided by a master merchant which works in association with a payment gateway bank which is further linked to the Visa and Mastercard, the credit and debit card companies। अब ये देखिए आप नीचे ये जो डायग्राम बना है, ये देखिए सबसे पहले आपका क्या था, सब मर्चेंट था, यहाँ पे लिखा है www.xyz.com। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी कोई भी वेबसाइट हो सकती है। अगर आप ये मान लो कि फ्लिपकार्ट है तो ये क्या होगा, www.flipkart.com। ठीक है, तो ये आपका सब मर्चेंट हो गया। सब मर्चेंट मतलब आपकी ई शॉप, आपका इलेक्ट्रॉनिक शॉप। ठीक है, सब मर्चेंट का मतलब क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉनिक शॉप। ठीक, आपने वहाँ पर गए, आपने लिस्ट देखी, लिस्ट में से आपको कुछ सामान पसंद आया, आपने उसको परचेज करने के लिए क्लिक करा और फिर आपने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का ऑप्शन चूज़ करा। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का ऑप्शन चूज़ करते हो वैसे ही जो आपकी ई शॉप होती है, जो आपका सब मर्चेंट होता है, वो आपको रीडायरेक्ट कर देता है मास्टर मर्चेंट से, है ना। एक इंटरमीडिएट का काम करता है, जो आपका बैंक है या जो आपका मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, आप जो भी यूज़ कर रहे हो, आप अब डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज़ करा है ना। क्योंकि अगर आपने नेट बैंकिंग चूज़ करी है तो आपका जो पेमेंट करने वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो बैंक होगा। ठीक, और अगर आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चूज़ करा है पेमेंट के लिए तो आपकी जो कंपनी होगी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की, वो कंपनी आपकी पेमेंट करने वाली कंपनी होगी। ठीक है, उसके बीच में जो इंटरमीडिएट का काम कर रहा है वो क्या होगा, वो आपका होगा मास्टर मर्चेंट, जिसे हम कहते हैं पेमेंट गेटवे। कभी भी देखिएगा जब आप पेमेंट करते हो, फ्लिपकार्ट है या कोई भी एप्लीकेशन है, उस पर जब आप पेमेंट करने के लिए जाते हो तो देखिएगा आप किसी दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिए जाते हो। जो उनका पेमेंट गेटवे वो लोग यूज़ कर रहे हैं, आप उनकी वेबसाइट से सीधे जो उनका पेमेंट गेटवे है उसकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिए जाते हो। कभी इस चीज़ को ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो आपका सब मर्चेंट है, यस यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम? अच्छा, मैं दोबारा से बता देती हूँ। हेलो, यस, मैं बताती हूँ, दोबारा से बताती हूँ, वेट अ मिनट। देखिए, पेमेंट करने का आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिलता है कैश पेमेंट और दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का, या जिसे आप कहते हो ऑनलाइन पेमेंट। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट के साथ जाते हो तब आपको उसमें और कैटेगरीज मिलती हैं। और कैटेगरीज का मतलब है आपको प्लास्टिक कार्ड यूज़ करने का ऑप्शन मिलता है कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। आपको वॉलेट्स यूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा आपको एप्लीकेशंस यूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। आपको नेट बैंकिंग यूज़ करने का ऑप्शन मिलता है, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अब आपका जो पेमेंट होता है, किस पेमेंट चाहिए किसको है, सब मर्चेंट को, क्योंकि आपने कहाँ से सामान खरीदा है, सब मर्चेंट से खरीदा है ना। जो आपका ई शॉप था वहाँ से सामान खरीदा है, तो पेमेंट चाहिए किसको है, सब मर्चेंट को पेमेंट चाहिए है। और पेमेंट करेगा कौन, पेमेंट करेगा आपका जो फाइनल आपका आप जो भी यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो उसकी कंपनी पेमेंट करेगी। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो तो आपका बैंक पेमेंट करेगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो मीडिएटर का काम करते हैं, राइट, इन दोनों के बीच में जो मीडिएटर का काम करते हैं वो कहलाते हैं पेमेंट गेटवेज। जो आपके सब मर्चेंट होते हैं वो कुछ वेबसाइट्स को, कुछ कंपनीज को इंटरमीडिएट की तरह काम करने के लिए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनके साथ डील करते हैं। और जो आपका जो मास्टर मर्चेंट होता है वो पेमेंट गेटवे की तरह आपके सारे डिटेल्स को सबसे पहले चेक करता है। जो आपने सब मर्चेंट में जब आपने रजिस्टर किया होगा, जब आपने ऑर्डर प्लेस करा होगा, तब आपने डिटेल डाली होगी। तब सबसे पहले जो आपका सब मर्चेंट, जो मास्टर मर्चेंट होगा, वो क्या करेगा, सारी की सारी डिटेल को चेक करेगा। देखिए मैं दिखाती हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। ये सेकेंड पैराग्राफ पढ़िए। टू इलस्ट्रेट द मैकेनिज्म व्हेन आ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर विजिट्स अ वेबसाइट, वेबसाइट का क्या मतलब हुआ, सब मर्चेंट या फिर आपकी ई शॉप ऑन इंटरनेट एंड सिलेक्ट्स द प्रोडक्ट ही इंटेंड्स टू बाय। फिर वो क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है प्रोडक्ट जिसको उसे खरीदना है। ठीक है,
ही इज़ रीडायरेक्टेड टू द वेबसाइट ऑफ मास्टर मर्चेंट। फिर जो आपका सब मर्चेंट है वो आपको कहाँ रीडायरेक्ट कर रहा है, मास्टर मर्चेंट से रीडायरेक्ट कर रहा है। जो आपका पेमेंट गेटवे है उससे आपको क्या कर रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। When the customer feeds all his details like name, credit card number, billing address, etc. and completes the transaction by making the payment online, the master merchant at its end analyze the detail, ये देखिए, analyze the detail of credit card holder such as name, address, phone number, IP address, etc. and forwards the request to the payment gateway bank. जो आपका मास्टर मर्चेंट है वो क्या काम करता है, वो आपके सारे डिटेल्स को चेक करने का काम करता है। आपने जब सब मर्चेंट में जाकर, सब मर्चेंट से जाकर कोई सामान खरीदा, अपना ऑर्डर प्लेस करा, तब आपने वहाँ पर अपनी डिटेल फिल की, अपना एड्रेस डाला, नाम डाला, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाला, है ना। तो उसको चेक करने का काम कौन करता है, उसको चेक करने का काम करता है आपका मास्टर मर्चेंट, ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या करता है मास्टर मर्चेंट, मास्टर मर्चेंट आपकी रिक्वेस्ट को, जब आपका सारा जो डेटा है, जो डिटेल है, उसको वेरीफाई कर लेता है और उसको लगता है वो सारी चीज़ें सही हैं, है ना, उसमें वो ऑथेंटिकेट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि सब कुछ सही है, तब वो क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को आगे पास ऑन कर देता है। अगर उसे लगेगा कि जो भी डिटेल्स हैं वो गलत हैं तो वो क्या करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा, आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा। अगर उसे लगेगा, आपने देखा होगा कई बार आप नंबर डालते हो अपने एटीएम का और वो रिजेक्ट हो जाती है रिक्वेस्ट। सपोज आपने गलत नंबर डाल दिया, सीवीवी उन्होंने पूछा, आपने गलत सीवीवी डाल दिया, ओटीपी पूछा, आपने गलत ओटीपी डाल दिया, तो क्या होता है, आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाता है ना। तो आपका मास्टर मर्चेंट क्या करता है, आपकी डिटेल्स को चेक करता है और उसके बाद क्या करता है, आगे जो पेमेंट गेटवे बैंक है उसको क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर देता है। एंड टू क्रेडिट कार्ड कंपनीज, है ना, और उसके आगे आपकी वो डिटेल्स, वो जितना भी रिक्वेस्ट है वो क्या किया जाता है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज को उसके आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट जनरेटेड, द मास्टर मर्चेंट एक्सेप्ट्स और रिजेक्ट्स द परचेज ऑर्डर ऑन द कस्टमर, है ना, ऑफ द कस्टमर। जो कस्टमर की रिक्वेस्ट है वो आपका जो मास्टर मर्चेंट है वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अभी मैंने बताया कि आपका डिटेल चेक करने के बाद वो डिसाइड करता है कि उसे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। Acceptance would lead to the customer account being debited by the same amount and some merchant would be required to dispatch the ordered goods to the customer's address. अगर आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया तो आपका ऑर्डर प्रोसेस नहीं होगा, है ना, आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपकी रिक्वेस्ट अगर मास्टर मर्चेंट एक्सेप्ट कर लेता है, सारी डिटेल्स आपकी वेरीफाई हो जाती हैं और सही निकलती हैं, और आपका जो मास्टर मर्चेंट है वो एक्सेप्ट करता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है कि आपके अकाउंट से उतना अमाउंट कट हो जाता है ना। जैसे ही आपके डिटेल्स वेरीफाई होते हैं, आपने देखा होगा आपके अकाउंट से तुरंत पैसा कट हो जाता है, आपके पास तुरंत मैसेज आता है कि इतना अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो गया है, ठीक है। आपके अकाउंट से वो पैसा डेबिट हो जाता है और आपके सब मर्चेंट के पास इस बात का मैसेज चला जाता है कि आपका जो पेमेंट है वो प्रोसेस हो गया है, वो कंप्लीट हो गया है, और उसके रिजल्ट में जो आपका सब मर्चेंट है, जो आपकी ई शॉप है, उसको क्या करना पड़ता है, उस सामान को डिस्पैच करना होता है ना। ऑर्डर प्लेस होने के बाद, पेमेंट होने के बाद क्या होता है, आपका सामान डिस्पैच कर दिया जाता है, ठीक है, पैक करके वहाँ से मतलब उसको बोल दिया जाता है कि हाँ ठीक है, ये सामान पहुँचा दिया जाए, जिसने भी इसको ऑर्डर करा है उस तक ये सामान पहुँचा दिया जाए, तो वहाँ से वो सामान चल देता है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैकेनिज्म कह लो या ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज्म कह लो, कैसे पेमेंट होता है, ठीक है। अब हम इसके कुछ अदर टाइप्स देख लेते हैं। आपने प्लास्टिक मनी पढ़ लिया, आपने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र पढ़ लिया, ये दो आपने पढ़ लिए। अब इसके अलावा और कौन से तरीके हो सकते हैं जो हम पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैकेनिज्म के पार्ट हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं, ये हमें देखना है ना। तो सबसे पहला आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक कैश, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश इज अ प्रीपेड सिस्टम कंज्यूमर बाय अ इलेक्ट्रॉनिक टोकन एंड बिल्ड अप इलेक्ट्रॉनिक फंड फॉर यूज ओवर द इंटरनेट. It is stored in an electronic device such as chip card or computer memory. The person who has purchased such cash can use it online for making payments. It is known as the cyber cash. इलेक्ट्रॉनिक कैश को हम शॉर्ट में कहते हैं ई कैश, है ना, या ई कैश स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कैश.
और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, वो है साइबर कैश। ठीक है, आजकल जनरली लोग इसे कम ही यूज़ करते हैं या ना के बराबर यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल प्लास्टिक मनी पॉपुलर है तो इसको यूज़ नहीं किया जाता, पर ये भी एक मेथड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप बैंक के पास जाते हो और ये एक तरह का प्रीपेड सिस्टम है। कहने का मतलब है ये कोई क्रेडिट सिस्टम नहीं है, इसमें बैंक आपको उधार नहीं देगा। आपके अकाउंट में जितना अमाउंट होगा या आप जितना अमाउंट बैंक को दे रहे होगे उतने का ही बैंक आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके अकाउंट में 10,000 रुपये थे और आपने बैंक से जाके कहा कि मुझे 10,000 रुपये का ई कैश चाहिए, है ना, तो बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट से वो 10,000 रुपये कट कर लेगा, है ना, आपके अकाउंट से वो 10,000 का अमाउंट जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा और आपको 10,000 का इलेक्ट्रॉनिक टोकन मिल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टोकन या इलेक्ट्रॉनिक कार्ड मिल जाएगा जिसको आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। जनरली अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें, है ना, ट्रैवल वगैरह के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश एक अच्छा तरीका है। आपको कैश नहीं ले जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश के थ्रू आप पेमेंट इजीली कर सकते हो। ठीक, उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स आई थिंक आप सभी को पता होगा, आप जब एप्लीकेशंस यूज़ करते हो तो आपको एक ऑप्शन उसमें दिखता है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। वॉलेट किसे कहते हैं, पर्स को कहते हैं ना, पर्स में आप पैसे रखते हो, तो वैसे ही आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स में भी आपके इलेक्ट्रॉनिक अमाउंट्स जमा रहते हैं, डिपॉजिट रहते हैं। आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आपकी ओला, उबर या फिर आपकी अभी स्विगी ने अपना वॉलेट लास्ट ईयर लॉन्च किया था, ICICI के साथ मिलकर स्विगी ने अपना वॉलेट लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये जितनी भी एप्लीकेशंस ये अपना वॉलेट लॉन्च करती हैं और कस्टमर को एक कन्वीनियंट मेथड, एक कन्वीनियंट वे देती हैं पेमेंट करने का, जिसमें वो ये एक ऑप्शन देती हैं कस्टमर्स को कि आपको किसी भी प्लास्टिक मनी का यूज़ नहीं करना है, आपको कोई भी OTP नहीं डालना, आपको कोई भी CVV नहीं डालना, आप सिंपली अपने वॉलेट में पैसा रखो और उस वॉलेट पे एक सिंगल क्लिक के साथ पेमेंट कर दो। और वो वॉलेट कहाँ रहता है, उनकी खुद की एप्लीकेशन में रहता है। उसका पूरा मैकेनिज्म उनकी खुद की एप्लीकेशन में रहता है। इसी वजह से जितनी भी एप्लीकेशन है उन सबके वॉलेट्स अलग होते हैं, है ना, ओला वॉलेट अलग है, स्विगी वॉलेट अलग है। ठीक, ई वॉलेट्स कैन बी यूजफुल फॉर मेकिंग अ सीरीज ऑफ माइक्रो पेमेंट्स। और ई वॉलेट्स का जनरली लोग छोटे पेमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं ना, बहुत ह्यूज अमाउंट में आपको पेमेंट करना है तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, या आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो भी आप जनरली इसका यूज़ नहीं करते, है ना। ठीक है, छोटे माइक्रो पेमेंट्स के लिए आप इसका यूज़ करते हो। A mechanism is necessary that ensures that the transaction cost of collecting payment for such items do not exceed the value of the transaction. A software wallet requires a user to set up an online account to which heads an amount of money. When transactions are undertaken, the wallet is debited. अगर आपको छोटे छोटे अमाउंट में पेमेंट करना है और उस केस में आप नेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हो, है ना, आपने नेट बैंकिंग सुना होगा, नेट बैंकिंग का आप यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होगा नेट बैंकिंग के लिए आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं। जब आप नेट बैंकिंग का यूज़ करते हो तो बैंक क्या करता है, आपसे कुछ एडिशनल चार्ज करता है सर्विस चार्ज के तौर पे। अब मान लीजिए आपको 20 रुपीज़ का पेमेंट करना है, आपने उसको नेट बैंकिंग के थ्रू करा और 5 और 10 रुपीज़ आपका और कट गया उस पर, तो वो तो आपका नुकसान है ना। छोटे छोटे पेमेंट्स के लिए अगर आप इंटरनेट बैंक का यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको नुकसान होगा, राइट। ऑल्दो अब जो है बैंक्स ने, RBI ने अपनी गाइडलाइंस इशू करी है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को प्रमोट करने के लिए और काफ़ी सारे चार्जेस को वेव ऑफ कर दिया गया है। पर ये सिस्टम जो चार्जेस वेव ऑफ हुए हैं उससे पहले निकला था इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स का, तो ये क्या फैसिलिटेट करता है कस्टमर्स को, माइक्रो पेमेंट्स के लिए उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है। और जो नेट बैंकिंग में आपके चार्जेस कटते हैं उन्हें कस्टमर को उन चार्जेस से बचाने का काम करता है। अगर माइक्रो पेमेंट्स आपको करने हैं तो सिंपली आप वॉलेट का यूज़ करो और अपना पेमेंट कर दो, ठीक है। अब हम आते हैं स्मार्ट कार्ड पे। स्मार्ट कार्ड क्या होता है आपका, एक तो आपका होता है प्लास्टिक कार्ड, जैसे कि आप प्लास्टिक कार्ड का ही पार्ट है ऑल्दो स्मार्ट कार्ड। एक तो आपका होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, जिसमें आपने देखा होगा मैग्नेटिक चिप होती है। आप जब ATM कार्ड यूज़ करते हो तो उसमें मैग्नेटिक चिप होती है, ब्लैक कलर की एक स्ट्रिप लगी होती है, उस स्ट्रिप को स्कैन करने के बाद ही पूरा पेमेंट प्रोसेस होता है, राइट। लेकिन जो आपके फर्दर स्मार्ट कार्ड्स हैं, जो आपके फर्दर स्मार्ट कार्ड्स होते हैं उसमें आपकी माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है जो उस कार्ड के अंदर होती है ना, उसके थ्रू सारा पेमेंट होता है। तो स्मार्ट कार्ड्स भी दो तरह के एक तरह हो सकते हैं, एक वो कार्ड जिसमें आपकी मैग्नेटिक
चिप होती है उसके थ्रू पेमेंट होता है, और दूसरे वो कार्ड जिसमें आपकी माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है कार्ड के अंदर, ठीक है। द कार्ड कैन बी परचेज्ड एंड रीलोडेड अगेन एंड अगेन। अगर हम बात करें मेट्रो कार्ड्स की, मेट्रो कार्ड्स लोग मेट्रो जो यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा। अगर आप डेली बेसिस पे मेट्रो यूज़ कर रहे हो, मेट्रो से आते जाते हो, तो लोग क्या करते हैं, रोज़ टिकट खरीदना पसंद नहीं करते। वो क्या करते हैं, एक बार में कार्ड इशू करा लेते हैं। तो वो कार्ड कैसे होते हैं, वो रीलोडेबल नेचर के होते हैं। आप उसको रीलोड कर सकते हो। कहने का मतलब है आज आपने उसको 100 रुपीज़ से रिचार्ज कराया और आप 2 दिन 3 दिन आपने ट्रैवल किया, वो 100 रुपीज़ खत्म हो गया, तो क्या वो कार्ड बेकार हो जाएगा? नहीं। आप क्या करोगे, उसे दोबारा से रिचार्ज करा लोगे। जैसे कि आपका सिम कार्ड है ना, सिम कार्ड यूज़ करते हो आप लोग, तो उसको रिचार्ज करा लेते हो ना, फेक तो देते नहीं हो, राइट। तो ये आपके, इसका मतलब हुआ रीलोड हो जाना। अगेन एंड अगेन ये स्मार्ट कार्ड्स क्या होते हैं, रीलोड हो जाते हैं, ठीक है। इट वर्क्स एज एन इलेक्ट्रॉनिक पर्स स्टोरिंग डिजिटल मनी विच कुड बी यूज्ड ओवर पब्लिक टर्मिनल्स, websites, ATMs, telephone lines, etc. Another example of smart card are store value card, prepaid SIM card। ये देखिए सिम कार्ड का यहाँ पे आ भी गया एग्जाम्पल। ये कैसा आपका स्मार्ट कार्ड है, ये एक तरह का रीलोडेबल स्टोर्ड वैल्यू प्रीपेड स्मार्ट कार्ड है ना। और आपका ये लास्ट है डिजिटल चेक्स। आपने देखा होगा जब आप आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे तो आपने उसमें चेक पढ़ा था, है ना। चेक आपका क्या होता है, एक तरह से निगोशिएशन का काम करता है। अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप कैश के ऑल्टरनेट के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हो, है ना। कैश को ना यूज़ करके आप उस चेक को यूज़ कर सकते हो। एक तरह का वो कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक। डिजिटल चेक्स की बात करें तो उसमें भी काम सेम करता है। उसमें भी अगर आपको पेमेंट करना है तो वो पेमेंट करने का काम करता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे होता है। इलेक्ट्रॉनिक मोड पे आप ऑनलाइन उसको फिल करते हो, उस पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करते हो, और इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही सर्वर से आप उसको क्या करते हो, जिसको भी आपको देना है चेक उसको भेज देते हो, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड पर ही उसे रिसीव करता है, और उसका जो भी अमाउंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली उसके बैंक अकाउंट में चला जाता है। कहने का मतलब है आपका कुछ भी फेस टू फेस नहीं होता, ठीक है। सारा काम कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे हो रहा है। देखिए लिखा है इट इज़ a check in electronic mode, here the consumer uses his digital signature। जब इलेक्ट्रॉनिक मोड पे है तो ऑब्वियसली आप उस पर सिग्नेचर तो कर नहीं सकते फिजिकली। चेक पर तो आप फिजिकली सिग्नेचर करते हो, जो ड्रॉर होता है वो खुद से सिग्नेचर करता है, लेकिन जब आपका चेक ही इलेक्ट्रॉनिक मोड पर है तो आप उसमें सिग्नेचर तो कर नहीं सकते। तो जो आपका सिग्नेचर होता है वो कैसा होता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिग्नेचर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप क्या करते हो, अपने चेक को साइन कर देते हो। द कंज्यूमर फिल्स इन द चेक ऑनलाइन एंड देन सेंड्स इट वाया सिक्योर सर्वर टू द रिसिपेंट। जो रिसिपेंट होता है जिसको आपको पेमेंट करनी है, आप उसको क्या करते हो, सिक्योर सर्वर से उसको सेंड कर देते हो। द अमाउंट स्पेसिफाइड ऑन द चेक, चेक पर कोई ना कोई अमाउंट मेंशन होगा, है ना। अमाउंट फिल किया जाता है चेक पर, तो जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट उस पर चेक पर मेंशन है वो क्या होता है, इज इलेक्ट्रॉनिकली withdrawn from the sender's account and deposited in the recipient's account। तो जिसको मिलना है उसके अकाउंट में चला जाएगा, और जिसने चेक साइन करके दिया है उसके अकाउंट से उतना अमाउंट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये कुछ अदर मेथड्स थे। कौन कौन से थे आपके, पहला था आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश जो आप बैंक से इशू करा सकते हो। ओके मैम बता दूँ या सिर्फ मैं दोबारा से, ओके मैम बताती हूँ, एक सेकेंड। डिजिटल चेक्स आपके चेक्स का ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। चेक्स हम एज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, आप सभी को पता होगा। तो चेक्स को जब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड पर आपका चेक होता है, आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली फिल करते हो ऑनलाइन मोड पे, और उसको फिल करने के बाद उसमें जो सिग्नेचर होता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से होता है ना, डिजिटल सिग्नेचर होता है। और फिर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही जो रिसिपेंट है उसको भेज देते हो, और जो रिसिपेंट होता है उसको रिसीव करने के बाद उसका जो पेमेंट होता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो जाता है। कहने का मतलब है यहाँ कुछ भी ऑन पेपर नहीं हो रहा है,
जनरली चेक तो ऑन पेपर होता है ना, बैंक हमें बना के देता है, हम उसको फिल करते हैं। लेकिन जब हम डिजिटल चेक की बात करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिजिटल मोड पे होता है, कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक मोड पे होता है। वहाँ कुछ भी पेपर वर्क नहीं होता, वहाँ कुछ भी फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं होता। सारा का सारा काम कैसे होता है? डिजिटल ही होता है। डिजिटल फॉर्म में फिल करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर होता है, स्मार्ट मोड से हम उसको डिजिटल मोड से एक तरह से उसको सेंड कर देते हैं रिसिपेंट को, और इलेक्ट्रॉनिकली उसका पेमेंट प्रोसेस हो जाता है। तो सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, कुछ भी काम हमारा ऑन पेपर नहीं हो रहा है, कुछ भी काम हमारा फेस टू फेस नहीं हो रहा है। तो यही होता है हमारा डिजिटल चेक। डिजिटल चेक इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ पेपर चेक। जो आप पेपर चेक यूज करते हो उसी का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है डिजिटल चेक। तो ये आपके कुछ अदर फॉर्म्स थे जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कैश, जो कि आपका साइबर कैश भी कहलाता है और बैंक इसे इशू करता है ना, टोकन के फॉर्म में हो सकता है। दूसरा आपने इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स पढ़ा। आप लोग अगर एप्लीकेशंस यूज़ करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट आपने देखे ही होंगे, जो आपकी माइक्रो पेमेंट्स में बहुत यूज़फुल होते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा स्मार्ट कार्ड, जिसमें आपके सभी कार्ड्स आ जाते हैं, है ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपका स्टोर कार्ड, आपका ये क्या बोलते हैं, प्रीपेड कार्ड्स, है ना, सिम है, आपका मेट्रो कार्ड है, सभी आ जाते हैं। और लास्ट है आपका डिजिटल चेक, जो आपका चेक का डिजिटल फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है। इससे पहले मैंने ECS डेबिट और ECS क्रेडिट बताया था, जो कि आपका EFT का पार्ट था ना। EFT भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का ही पार्ट है। और उससे पहले हमने प्लास्टिक मनी पढ़ा था। तो ये सारा का सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैकेनिज्म है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करना है किसी को, तो आप इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके इजीली अपना पेमेंट प्रोसेस कर सकते हो, अपना पेमेंट कर सकते हो।